Hello everyone, my name is Tushar Bharti. I welcome you all. Today we are going to discuss one question related to uh, rotation. So basically, ये question CRTM से related है. So what is CRTM? So CRTM is combined rotational and translational motion. So combined rotational and translational motion, combined rotational and translational motion. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि बेसिकली इसमें जो है ये जो बॉडी है इसमें रोटेशन भी होने वाला है और ट्रांसलेशन भी होने वाला है। तो बेसिकली इसमें कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जो कि सस्पेंड किया गया थ्रू टू स्ट्रिंग्स रैप्ड अराउंड इट एज शोन इन फिगर। सो ये बेसिकली एक फिगर है। इस पे इस तरह से एक ये सॉलिड सिलेंडर है, ये जो है आपका सॉलिड सिलेंडर है और इसको ये स्ट्रिंग से ये रैप कर दिया गया है। ये सॉलिड सिलेंडर है, ये जो है सॉलिड सिलेंडर है और ये स्ट्रिंग है, इससे ये रैप कर दिया गया है और इसको एक और उसके बाद उसको ये रिलीज कर दिया गया है। अब हमको बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, टेंशन T इन द स्ट्रिंग क्या होगा, स्पीड ऑफ द सिलेंडर एट 2 सेकंड्स और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर एट 3 सेकंड्स। तो बेसिकली जब जैसे ही ये सिस्टम को अब रिलीज किया जाएगा तो क्या होगा, इसमें दो वेलोसिटी दो चीज़ें हो रही होंगी, एक रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। वाई आई एम सेइंग दिस कि इसमें रोटेशनल भी होगा ट्रांसलेशनल। सबसे पहले तो रोटेशनल तो क्लियरली दिख रहा है, क्यों? सॉरी, ट्रांसलेशनल तो क्लियरली दिख रहा है, क्यों? क्योंकि एक जैसे मान लो कि ये टेंशन है, ये दोनों मिलकर टी और टी टेंशन लग रहा है तो दोनों 2T लग जाएगा। तो 2T इधर लग रहा है और mg इधर लग रहा है, तो नेट मुझे नहीं पता तो मैं मान लूंगा कि ये नीचे जा रहा है तो एक एक्सेलरेशन तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन तो इसमें हो ही रही है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि रोटेशनल क्यों हो रहा होगा। अगर आप इसको आप यहाँ से आप साइड व्यू से देखो, अगर आप अगर यहाँ से साइड व्यू से देखो इस सिलेंडर को, यहाँ से आप देखोगे अगर, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा होगा साइड व्यू से, ये इस तरह से दिख रहा होगा। अब मैं इसका साइड व्यू बनाता हूँ डायग्राम, जैसे कि वी आर सेइंग इट फ्रॉम द साइड व्यू, तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अगर आप इस पूरे सेटअप को साइड व्यू से देखो तो क्या दिख रहा होगा कि ये 2T जो है यहाँ से लग रहा है। ठीक है, ये सेंटर है इसका सिलेंडर का और ये ग्रेविटी लग रहा है। तो अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट देखूँ जो कि सेंटर है, ओ इज सेंटर ऑफ मास, ओ इज सेंटर ऑफ मास, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्या दिख रहा है कि ये 2T जो है इस पर टॉर्क लगा रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो ये R है और ये F है, तो R क्रॉस F विल बी पॉजिटिव, डायरेक्ट पॉजिटिव ऑफ के कैप। ठीक है, तो ये एक टॉर्क लगा रहा होगा। इस टॉर्क के कारण इसमें क्या हो रहा होगा, एक अल्फा जनरेट हो रहा होगा, राइट, एक एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट कर रहा होगा ये। तो हम मान लेते हैं कि इस टॉर्क के कारण एक अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, अब इसीलिए ये रोटेशन भी कर रहा होगा, दैट्स व्हाई इट इज इन रोटेशनल ऑल्सो। तो रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, CRTM, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन। तो अब हमको बोला गया है कि एक्सेलरेशन फाइंड करने और टेंशन T इन द स्ट्रिंग और फिर स्पीड और फिर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर एट 3 सेकंड्स। तो बेसिकली तो मेन चैलेंज है कि हमको एक्सेलरेशन फाइंड कर ले और टेंशन फाइंड कर ले, तो उसके बाद तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें, तो सबसे पहले मैं ये इसमें रोटेशन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो रोटेशनल थिंग, तो सबसे पहले मैं रोटेशनल के लिए कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम फिर से बना लेता हूँ कि लेट्स से कि अगर मैं इसको साइड व्यू से देख रहा हूँ तो मुझे ये इस तरह से दिख रहा होगा। ये एक सिलेंडर है, इस पे यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, और ये जो धागा है ये यहाँ पे बंधा हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे देखो ये अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा तो दोनों टेंशन मिलके 2T हो जाएगा, तो 2T का टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, एक ग्रेविटी अपना काम कर रही होगी और ग्रेविटी हम सेंटर ऑफ मास में ही लगाएंगे, तो लेट्स से कि ये mg हो गया। ठीक है, तो फॉर रोटेशन सबसे पहले एक इक्वेशन लिखेंगे और ये r है। ठीक है, ये जो है ये r है। फॉर रोटेशन अगर हम लिखे तो टॉर्क, नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा आई ऑफ अल्फा, आई ऑफ सिलेंडर क्या होगा, अबाउट ओ, तो आई अबाउट ओ लिखना है हमको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टॉर्क, टॉर्क का अगर इक्वेशन लिखे तो आर क्रॉस है, तो R × 2T, राइट, इक्वल्स टू आई अल्फा। आई ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, mr²/2 × अल्फा। आर और आर ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2T × 2 इक्वल्स टू mr अल्फा। ठीक है, क्योंकि ये सिलेंडर बोला गया है यहाँ पे क्या है, सॉलिड सिलेंडर, तो ये सॉलिड सिलेंडर एक्ट एज ए डिस्क, तो आई mr²/2 × अल्फा, तो ये 4T इक्वल्स टू mr अल्फा, राइट। ये हो गया एक इक्वेशन। ठीक है,
अब मैं ट्रांसलेशनल की इक्वेशन लिखता हूँ। तो ट्रांसलेशनल का इक्वेशन तो सीधा है कि एक 2T लग रहा है, mg लग रहा है, तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास, ए सेंटर ऑफ मास है जो कि ये जा रहा होगा नीचे, ठीक है। तो 2mg माइनस ऑफ 2T इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वही पूरा बॉडी का होगा, राइट। तो इसीलिए मैं एम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड कर रहा हूँ, और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ, ठीक है। तो ये रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी में अगर इसका एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास ए है, ए सी ओ एम है, तो ये भी ए सी ओ एम से आ रहा होगा, ये भी ए सी ओ एम से नीचे जा रहा होगा, ये भी ए सी ओ एम से जा रहा होगा, ये भी ए सी ओ एम से जा रहा होगा, बिकॉज इट इज रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, ठीक है। तो एम जी माइनस टू टी इक्वल्स टू ए सी ओ एम आ गया। अब एम जी माइनस ऑफ टू टी इक्वल्स टू एम ए सी ओ एम आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या क्या अननोन है, एक अल्फा अननोन है, टेंशन अननोन है, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अननोन है। सो इट मींस कि 3 वेरिएबल्स आर देयर, राइट। 3 वेरिएबल्स कौन सा, अल्फा, टेंशन और ए सी ओ। लेकिन हमारे पास इक्वेशन एक ये है, एक ये, दो ही है, तो थर्ड इक्वेशन कहाँ से आएगा, कैन यू थिंक ऑफ इट। सो थर्ड इक्वेशन आएगा आपके कॉन्स्टेंट से। कैसे, बता रहा हूँ। लेट से कि आपका यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, ये स्प्रिंग तो इससे यहाँ बंधी हुई है, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होने वाली है, 0, ठीक है। अब सिंस की स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग तो टूट नहीं सकता है, यहाँ पे पहले ही बताया हुआ है। तो अगर यहाँ एक्सेलरेशन 0 है तो इसको इस पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन 0 ही होना पड़ेगा, वरना क्या होगा, ये स्ट्रिंग या तो टूट जाएगा या स्लैग कर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। बट क्योंकि अगर मान लो कि अगर स्ट्रिंग का अगर वेलोसिटी यहाँ पे जितना होगा वही इतना हो जाएगा, नहीं तो ये स्ट्रिंग टाइट नहीं रहेगा, राइट। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से स्ट्रिंग इधर जा रहा है तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा, ताकि ये स्ट्रिंग के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये कांस्टेंट रह सके। आई होप कि आपको पता होगा कांस्टेंट रिलेशन। तो सिमिलरली ये जो है, यहाँ अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ अगर 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया कि ये जो टेंशन है ये इसको अल्फा डायरेक्शन में इधर घुमा रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो एक एक्सेलरेशन इसका आएगा ड्यू टू रोटेशन, तो वो क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल आर अल्फा। और एक एक्सेलरेशन इसका यहाँ पे क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, राइट। एक एक्सेलरेशन जो है ये अल्फा जनरेट करेगा विच विल बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो उसका वैल्यू क्या होता है, आर अल्फा, ए टेंजेंशियल इक्वल टू आर अल्फा, राइट। तो आर अल्फा हो गया, और एक एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी होगा क्योंकि हर बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से नीचे जा रहा होगा। तो अब अगर ये ए 0 है तो इसको भी 0 होना होगा, तो ए सी ओ एम माइनस ऑफ आर अल्फा इक्वल टू 0 होना होगा, राइट। तो ए सी ओ एम क्या हो गया, आर अल्फा हो गया, राइट। थर्ड इक्वेशन मुझे ये मिल गया, थर्ड इक्वेशन मुझे ये मिल गया, राइट। तो एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। अब हम इजीली पुट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा अब कुछ करने को रह नहीं गया, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो अगर मान लो कि मैं इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूँ, तो एम जी माइनस टू इक्वल्स टू एम आर अल्फा, ए सी ओ एम को मैंने यहाँ पे आर अल्फा रख दिया, ठीक है। तो एम जी और माइनस टू टी है, टू टी आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2t है, तो माइनस ऑफ 2 टी के जगह पे मैं ये वाला इक्वेशन रख देता हूँ, एम आर अल्फा बाई 4। तो एम आर अल्फा बाई 4 इक्वल्स टू एम आर अल्फा, राइट। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो गया तो ये 2 आ जाएगा। तो एम जी इक्वल्स टू एम आर अल्फा प्लस ऑफ एम आर अल्फा बाई 2, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, एम जी इक्वल्स टू 3 एम आर अल्फा बाई 2, एम से एम कैंसिल, तो अल्फा इक्वल्स टू 2g/3 आ गया ना। अल्फा आ गया तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट आर अल्फा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट आर अल्फा इक्वल्स टू आर इंटू 2g/3r। तो आर से आर कैंसिल, इट इज 2g/3। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकल गया, राइट। तो एक्सेलरेशन आ गया, अल्फा आ गया। अब टेंशन निकल सकता है, टेंशन भी इजीली निकल सकता है। टेंशन क्या है, एम आर एल, यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो एम आर अल्फा बाई 4, राइट। तो टेंशन इक्वल्स टू एम आर अल्फा बाई 4, तो एम आर इंटू अल्फा इक्वल्स टू 2g/3r डिवाइड बाई 4 इंटू 1/4, ठीक है। तो ये r से r कैंसिल, ये यहाँ से यहाँ 2 कैंसिल, तो क्या हो गया, ये mg/6, राइट। तो आपका टेंशन और कितना आ गया, mg/6 आ गया, राइट।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अल्फा आ गया, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास आ गया, टेंशन आ गया। तो मुझे मेरा मेरा कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ए सॉल्व हो गया, एक्सेलरेशन आ गया, मुझे टेंशन आ गया। ठीक है, अब मुझे ये दोनों निकालना है, स्पीड ऑफ द सिलेंडर एट टी सेकेंड्स और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर एट 3 सेकेंड्स। देखो सबसे पहले यहाँ पे मुझे जब अल्फा आ गया तो मैं दो तीन चीज़ें यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी आ गया कि ये वैल्यू भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि आर कांस्टेंट रहेगा, ग्रेविटी पे कांस्टेंट, जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो अल्फा कांस्टेंट है तो मैं इक्वेशन लगा सकता हूँ काइनेमेटिक्स की, राइट। एक तो ये ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस ऑफ अल्फा टी, सिमिलरली वी फाइनल इक्वल्स टू वी इनिशियल प्लस ऑफ ए टी, राइट। ये मैं लगा सकता हूँ ये सब इक्वेशंस, राइट। तो मुझे बताना है, क्या बताना है, मुझे बताना है स्पीड ऑफ द सिलेंडर एट 2 सेकेंड्स। तो बहुत ईजी है, आप इसको कैसे निकाल सकते हो, स्पीड ऑफ द सिलेंडर एट टी इक्वल्स टू 2 पूछ रहा है तो आप इजीली निकाल लो। एट टी इक्वल्स टू टी आपसे वी पूछा गया है, तो वी इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी, इनिशियली यू जीरो था, ठीक है। तो वी एट टी इक्वल्स टू 2 पूछ रहा है, तो ए क्या है आपका, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू टी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट 2g/3 इंटू 2 इक्वल्स टू 4g/3। आपसे पूछ सकता है कि इस वक्त ओमेगा क्या होगा, तो आप या तो इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, दोनों से मैं निकाल देता हूँ। ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस ऑफ अल्फा टी, ठीक है। तो ओमेगा इनिशियल 0 है, तो ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू अल्फा कितना आ जाएगा आपका, एट टी इक्वल्स टू 2 ही मैं फाइंड कर रहा हूँ फिलहाल, हालांकि आपको पूछा नहीं गया है, बट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अल्फा आपका ये है, तो 2g/3r इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, 4g/3r आ जाएगा। अब आप चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हो कि अगर आपका v 4g/3 आ गया है, ठीक है, तो v इक्वल्स टू 4g/3 आ गया है, तो v इक्वल्स टू क्या होता है, ये स्पीड है। तो जब ये पार्टिकल आपका एट टी इक्वल्स टू टी पे ये जो है वेलोसिटी v से जा रहा होगा, ये v, तो ये v क्या होगा, v इक्वल नथिंग बट r ओमेगा भी होता है, तो r ओमेगा इक्वल्स टू 4g/3 भी आप लिख सकते हो। तो ओमेगा क्या आ जाएगा, 4g/3r। तो दोनों कंडीशन से आप देख सकते हो कि सेम आ रहा है। तो t इक्वल्स टू 2 पे आपकी स्पीड 4g/3 हो गई, ठीक है। अब आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट ओमेगा एट 3 सेकेंड्स, तो इज ऑल्सो ईजी। अब इसको आप कैसे फाइंड करोगे, इसको आप फाइंड करोगे ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस ऑफ अल्फा टी, ओमेगा इनिशियल 0 है, ठीक है। ओमेगा फाइनल मुझे निकालना है, अल्फा मेरे पास दिया हुआ है कितना, अल्फा मैंने निकाल रखा है 2g/3r, तो 2g/3r इंटू 3 सेकेंड्स कितना आ जाएगा, 6g/3r, तो ये 2g आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 सेकेंड्स पे निकालना है तो ये थ्री थ्री तो कैंसिल आ जाएगा, तो ये 2g/r आ जाएगा। तो ओमेगा आपका फाइनल 2g/r आ गया एट टी इक्वल्स टू 3। वेलोसिटी जो है आपका 4g/3 आ गया, टेंशन mg/6, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 2g/3 एंड अल्फा इज 2g/3r। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस इक्वेशन लिखना है। आपको जानना है कि ये CRTM है, मतलब कि एक रोटेशन भी कर रहा है, ट्रांसलेशन भी करना है, तो आपको रोटेशन का भी इक्वेशन लिखनी है और ट्रांसलेशन से लिखना है। ट्रांसलेशन पे इक्वेशन लिखोगे तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलेगा, और उसी तरह से आप जब रोटेशनल का लिखोगे तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको दो इक्वेशन आएगी, उसके बाद आपको तीसरा इक्वेशन फाइंड करना है, विच यू आर गोइंग टू फाइंड थ्रू द कांस्टेंट इक्वेशन। कांस्टेंट इक्वेशन से आपको तीसरा मिल जाएगा, तो आप फिर इक्वेशन में सॉल्व करोगे तो आपके सारे आंसर आ जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आएगा। बट ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि अभी अभी आप इसको, मैं जब ये कांस्टेंट इक्वेशन पे फोकस करो जब आप, तो ये ए सी ओ एम इक्वल्स टू मैं आर अल्फा कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट के हिसाब से देखो तो ये ए सी ओ एम इक्वल्स टू आर अल्फा लिखने का एक और मतलब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, राइट। अगर ये स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो हम आगे पढ़ेंगे कि प्योर रोलिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर जहाँ पे प्योर रोलिंग नहीं हो रहा, मतलब प्योर रोलिंग हो रहा होता है, तो वहाँ हम क्या मानते हैं कि उस पॉइंट का जो है रिलेटिव वेलोसिटी उन दो पॉइंट के बीच में, जैसे कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग और ये जो सिलेंडर है, इन दोनों के बीच में ये पॉइंट ए है, यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर रिलेटिव एक्सीलरेशन नहीं हो रहा, मतलब कि पॉइंट इज एट रेस्ट, देयर इज नो स्लिपिंग, यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा। सिमिलरली प्योर रोलिंग में भी यही होता है कि आपका जो दो पॉइंट है उसके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होता है, तो वो जो पॉइंट होता है वो रेस्ट पे होता है, तो हम बोलते हैं कि देयर इज नो स्लिपिंग। तो नो स्लिपिंग के केस में क्या होता है कि जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट है उसी को हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं, और हम मान लेते हैं कि उसी एक्सिस पे जो है हमारा बॉडी रोटेट कर रहा है उस एट दैट इंस्टेंट, जब ये बॉडी यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है और वहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हुई। तो यहाँ पे भी जब ये बॉडी यहाँ आई होगी जब अल्फा से, तो यहाँ आर अल्फा इक्वल्स टू ए सी ओम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी रोटेशन, सॉरी, कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो मैं इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मान सकता हूँ।
और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये बॉडी जो है सिर्फ और सिर्फ प्योरली रोटेट करता हुआ दिख रहा होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये इसका ट्रांसलेशन अगर आप देखो तो सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जनरेट हुआ आर अल्फा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है, राइट, ये दोनों जो है कैंसिल आउट कर रहा है ये। तो यहाँ पे आपका ये नेट जो है कुछ ट्रांसलेशनल बचा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट ये क्या आपको दिखेगा, अल्फा से रोटेट करता हुआ दिखेगा, राइट। तो हम यहाँ पे इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मान सकते हैं। तो वहाँ पे इस केस में यहाँ पे हम सीधा सीधी टॉर्क इक्वेशन सिर्फ अगर मैं यहाँ के अबाउट लिखूँ तो सीधा सीधी एम जी आर इक्वल्स टू आई अबाउट दिस पॉइंट, लेट्स से कि ये ए है, अल्फा लिख सकता हूँ, तो एम जी आर इक्वल्स टू आई अबाउट ए लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ एम आर स्क्वायर, मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया, इंटू अल्फा। ठीक है, तो एम जी आर इक्वल्स टू 3/2 mr² अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा, तो 2g/3r इक्वल्स टू अल्फा, यहाँ से भी वही आ रहा है 2g/3r, अगर आप देखो तो 2g/3r ही आ रहा है, और यहाँ भी 2g/3r ही। तो ये मैं बाद में बताऊंगा कि इस तरह से भी अगर जब CRTM में अगर ये कोई स्लिपिंग की कंडीशन नहीं है तो वो एक तरह से प्योर रोलिंग का कंडीशन आ जाता है, और उस वहाँ पे हम इस पॉइंट को जहाँ पे कि स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो उस समय के लिए एट दैट इंस्टेंट हम उसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मान सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ प्योरली रोटेट करता हुआ दिख रहा होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टिल देन यू लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा, बाय बाय।